इतना पॉपुलरिटी मैंने कहीं ना कहीं इनके लोकप्रियता से सरकार घबरा गई। ये कौन, मतलब भाजपा, नीतीश जी, कौन घबराया था? बिहार सरकार, नीतीश जी, बिहार सरकार। नहीं क्योंकि बिहार सरकार में सब है। बिहार जिस ये वैश्विक महामारी से दौड़ में गुजरेगा, तो बिहार में किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था में, मैंने कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ इससे लड़ने का कोई भी साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो है लेकिन वो सिर्फ पेपर में है, उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो खींचा तानी चल रहा है, अब 4 दल हैं, चारों का मुंह एक तरफ नहीं है, चारों का मुंह 4 तरफ है जी। हम किन्हीं और के साथ हैं, हमारा कोई अलग राय है, हमारा अलग विचारधारा है, और जो केंद्रीय पार्टी है उसका विचारधारा अलग है, जो यहाँ की पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है। चारों 4 तरफ सरकार आने वाला समय में ये पूरा सरकार अपने कार्यकाल पूरे नहीं करेगी जी। ये मध्यवर्ती चुनाव होने हैं, ये तय है। चुनाव में आप कांग्रेस के साथ थे ना? हाँ बिल्कुल थे, कांग्रेस के साथ। इसे हम क्या माने? और कांग्रेस जैसे केंद्रीय पार्टी है, और साथ में वो चुनाव लड़ रही थी, हम लोग उनको सपोर्ट किए थे, कैंडिडेट को देख के और कांग्रेस पार्टी को देख के, विचारधारा को देख के बस सपोर्ट किए थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। याद होगा बिहार की राजनीति में जो खींचतान चल रही है उस पर तो लगातार कमेंट्री हमारी जारी है, लेकिन बिहार में कल एक ऐसा बयान आया जिस बयान के बाद हमें छोटी पार्टियों की तरफ भागना पड़ा। हमें ये खोजना पड़ा कि आखिर जंगल के शेर को, तथाकथित शेर को, कौन उसके पदवी से हटाएगा। अब जब भाजपा ये मान चुकी है कि बिहार में भी वो शेर हो गई है, हालांकि 2015 की परिस्थितियां अभी भी लोगों को याद है, लेकिन भाजपा अगर स्वघोषित शेर बनना चाहती है तो बिहार में बाकी दल, छोटे दल, जिनको कहीं ना कहीं छोटे जानवरों की संज्ञा दे दी गई है, उनसे चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। मांझी जी इस पूरी घटना के बाद चुप है। मुकेश सहनी ने जैसा बयान भाजपा की तरफ से आया वैसा ही जवाब दे दिया था। लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए में भले ही ये छोटे दल 2 हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे कई दल हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। उन्हीं में से, अब छोटा तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पे ये बताएंगे कि छोटा यह है या बड़ा है। बिहार में एक और पार्टी है, पप्पू यादव जी की जाप, जो लगातार बिहार की सुर्खियों में बनी रहती है। कारण राजनीति नहीं, कारण सेवा भाव। लगातार आपने देखा किस तरीके से कोरोना के प्रकोप के दौरान पप्पू यादव ने लोगों की मदद की, किस परिस्थितियों में वो जेल गए, जेल से भी ये आह्वान करते रहे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पे राजू दानवीर जी को बार बार आपने देखा कि लोगों की सहायता ये करते रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ सेवा भाव है, एक तरफ राजनीति है, दोनों का सामंजस्य भी बिठाना है, क्योंकि अंततः राजनीति करने के लिए भी पार्टी बनाई गई है। तो एक सवाल शुरुआत यही करना चाहेंगे राजू जी, राजनीति तो आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तथाकथित रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने आप को शेर कह रही हैं, उनके समक्ष अपनी पार्टी को क्या देखते हैं आप? हम तो यही देखते हैं कि जो सत्ता में अभी है पार्टी, और जो जिस तरह से वो जनता को कई मुद्दों से भटका कर, कई तरह के मैंने लुभावने को देकर, और मेन जो अभी बिहार में होना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे जनता को, मुद्दों को जो भटकाती है, तो हमारी पार्टी जो है उसी जनता के लिए लड़कर, उसी जनता का आवाज बन के, और लगातार आप देखते होंगे कि सड़कों पर संघर्ष करते हुए हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे अभी लगातार जनप्रतिनिधियों, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लगातार अपराधी द्वारा जो हत्या हो रही है, वैसे स्थिति में लगातार पप्पू यादव जी दौरा कर रहे हैं और उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के परिवेश में, हमने बिहार में जो स्थिति अभी है, उसमें पप्पू यादव जी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं जी। और पप्पू यादव जी, और पप्पू यादव जी की पार्टी, और पप्पू यादव जी की सेना बहुत बड़े भूमिका में है। नहीं, उपचुनाव के दौरान हमने देखा पप्पू यादव जी एकदम सही समय पे बाहर आ जाते हैं, और फिर कांग्रेस बागी हो जाती है महागठबंधन में। कांग्रेस और राजद के रिश्ते इतने दिनों साथ चल रहे थे, खराब हो जाते हैं। पप्पू यादव जी को कांग्रेस अपने साथ सटा लेती है। क्या गठबंधन है आप लोग का, क्या रिश्ता है, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। कभी खबर आती है कि विलय कीजिएगा, कभी खबर आती है कि कोई महत्वपूर्ण
अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आप, क्या रिश्ता है? क्या राजद से कांग्रेस को अलग करना आपका लक्ष्य था जिसमें आप सक्सेसफुल हो गए, या कोई बड़ी रणनीति है? नहीं नहीं, कहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं रणनीति है। हम लोग तो विचारधारा के साथ हैं, जिनकी विचारधारा हमारे से मैच करेगी हम लोग उनके साथ हैं। और रही बात जो आपका है कि विलय है कि गठबंधन है, तो ये तो खबरें झूठ मूठ का हर तरह से चलते रहते हैं, लेकिन क्या हकीकत है, आगे क्या होगा हमारे पार्टी को लेके, तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय पप्पू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तय करेंगे। चुनाव में आप कांग्रेस के साथ थे ना? हाँ बिल्कुल थे, कांग्रेस के साथ। इसे हम क्या माने? और कांग्रेस जैसे केंद्रीय पार्टी है, और साथ में वो चुनाव लड़ रही थी, हम लोग उसको उनको सपोर्ट किए थे, कैंडिडेट को देख के और कांग्रेस पार्टी को देख के, विचारधारा को देख के बस सपोर्ट किए थे। वो तो एक सपोर्ट था बस। मांझी जी को लेकर भी आपके मतलब बहुत मुखर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक मांग कर दी थी कि अगर मांझी जी को महागठबंधन की तरफ से अगर मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए तो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ बिना शर्त के। मांझी जी को लेकर कल एक बयान आया है, आपने सुना होगा वो बयान, शुरुआत भी मैंने उसी से की है। बिहार के छोटे दलों को, खासतौर पे एनडीए के दो दल मांझी और मुकेश सहनी को कहा गया कि छोटे जानवर हैं, इनके ललकार भी दिया गया कि अगर सरकार गिरा सकते हैं तो गिरा देना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या मांझी जी को जो बयान दिया गया है, क्या जो ललकारा गया है, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी पार्टी की? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पहले तो बात, जो देने वाला और ललकारने वाला और जिनको गिराना है वो समझे। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार आने वाला समय में ये पूरा सरकार अपने कार्यकाल पूरे नहीं करेगी जी। ये मध्यवर्ती चुनाव होने हैं, ये तय है। क्योंकि जो खींचा तानी चल रहा है, अब 4 दल हैं, चारों का मुंह एक तरफ नहीं है, चारों का मुंह 4 तरफ है जी। हम किन्हीं और के साथ हैं, हमारा कोई अलग राय है, हमारा अलग विचारधारा है, और जो केंद्रीय पार्टी है उसका विचारधारा अलग है, जो यहाँ की पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है, चारों 4 तरफ है। तो जब चारों 4 तरफ हो तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसमैच तो होना ही होना है। अब वो कब होगा अब तो जनता देखेगी। बिहार की राजनीति में देखिए, ये दर्शकों का सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिहार की राजनीति में गठबंधनों का दौर चल रहा है। आप बेहतर समझ रहे हैं कि कोई भी बड़ी पार्टी चाहे कुछ भी दावा कर ले, अपने आप को शेर बोले या डायनासोर बोले, सरकार बना पाना अकेले संभव नहीं है। राजद लगातार अच्छे रिजल्ट्स ला रही है लेकिन सरकार नहीं बना पा रही है। भाजपा और आप अगर जदयू को, गठबंधन को देखते हैं तो आज ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है 2 पार्टियों पर छोटी, जिनके विधायक साथी हैं। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी रणनीति क्या लेकर आएगी? क्या आप गठबंधन करने जा रहे हैं किसी के साथ, या आप अपनी ही पार्टी के तौर पर एक लगातार राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि गठबंधनों का दौर आपके आसपास हर तरफ है। चिराग पासवान एक तरफ अकेले बैठे हुए हैं, तो क्या इस नए समीकरण को तीसरे मोर्चे की तरफ आप बढ़ रहे हैं? जैसे हमारा साफ है, हमने पहले भी कहा है कि हमारे विचारधारा में जिनकी विचारधारा मैच करेगी तो हम लोग सोचेंगे भी तो वहीं सोचेंगे जी, दूसरे जगह नहीं सोचेंगे। तो विचारधारा में मैच कहाँ कर रहा है ये तो जग जाहिर है। तो हम लोग जब भी सोचेंगे गठबंधन की बात तो वही सोचेंगे, कहीं अलग जगह नहीं सोचेंगे। लेकिन ये तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। दूसरे खबर ये भी आ रही थी कि कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव को लेकर शायद आपको कोई ऑफर भी दिया है। पप्पू यादव जी को भी शायद एमएलसी बनने का ऑफर दिया गया है। जानकारी हमें नहीं है, जानकारी रहती तो हम जरूर आपको बताते जी। अब क्या ऑफर है नहीं है इसकी जानकारी। अच्छा, ये उपचुनाव की एक सीट जो होने जा रही है, बोचहा में चुनाव होगा, तय है लगभग, तो इसमें क्या है, फिर कांग्रेस को सपोर्ट करना है या अपना प्रत्याशी उतारिएगा? तो जब इसका अनाउंस होगा तो उसके बाद जो है हम लोग निर्णय लेंगे, पार्टी निर्णय लेगी, हमारे नेता जो है वो निर्णय लेंगे। फिर आप हम साथ बैठे हुए हैं, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है या घोषित तीसरी लहर है, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में या इससे पहले लगातार बिहार में जो आंकड़े आ रहे हैं डेली, ये कहीं ना कहीं आपको भी एहसास हो रहा होगा कि लगातार कोरोना के दोनों लहरों में आप सड़कों पर ही थे, लोगों की मदद कर रहे थे। एहसास तो हो ही रहा होगा कि ये तीसरी लहर फिर भारी पड़ने वाली है। सर, ये तीसरी लहर जो है कहीं ना कहीं बिहार का, लगातार जो बिहार में दावे किए जाते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसे है पेपर में, हकीकत क्या है यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था? अभी
छोटे मोटे अभी जैसे केस स्टार्ट हुए हैं ना, जी कुछ दिन बाद सारे हॉस्पिटलें फुल मिलेंगे आपको, जी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है खुद ही वेंटिलेटर पर है, और ये वेंटिलेटर दूसरे जगह खोजते हैं, और यहाँ का वेंटिलेटर खराब पड़ा हुआ रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लगातार अभी जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ दिन पहले किए, हमारे पास सारा व्यवस्था है, जी कहीं कुछ नहीं है। बिहार फिर से जो इससे पहले जो बीता है, जी मत कहिए कि ईश्वर न कहें कि कभी किन्हीं के घर में ऐसा हो, जी फिर वो हालात से गुजरने वाली है बिहार। जी बिहार की तैयारी एकदम शून्य है। अभी 2 दिनों पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आपने कहा था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था आपकी पार्टी करनी शुरू कर चुकी है। तो मतलब क्या आपने देखा था कि भाजपा के एक सांसद के हाथे में एम्बुलेंस पड़ा हुआ था, आपने देखा था कि आप फिर अभी कह रहे हैं कि बिहार में हॉस्पिटल्स की परिस्थितियाँ फिर वैसे ही होने वाली हैं, तो इसको लेकर सरकार के खिलाफ कौन सा नया कदम आप उठाना चाह रहे हैं? एकदम हम लोग तो पहले अपना तैयार रहेंगे कि मान लीजिए हम लोग के पास तो जो कहीं सरकारी व्यवस्था में उसको नहीं मिला, जी तो पप्पू यादव जी के पास तो पहुंचेगा, और जो पप्पू यादव जी के पास पहुंचेगा तो पप्पू यादव जी तो उसको लौटने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उसको मदद करेंगे, या फिर जो भी हो अपना जान देकर बचाएं, या जैसे भी करें, करेंगे ही करेंगे। जी तो कहने का अर्थ हुआ ये कि बिहार जिस ये वैश्विक महामारी से दौड़ में गुजरेगा, तो बिहार में किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था में, माने कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ इससे लड़ने का कोई भी साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो है लेकिन वो सिर्फ पेपर में है, उपलब्ध नहीं है। और पिछले बार आपने जिस तरह से आदरणीय पप्पू यादव जी जेल गए, एम्बुलेंस कांड हुआ, फिर बीच में उसी एम्बुलेंस से शराब बिक्री हुआ, बहुत तरह की बात है। अब उतना पीछे बैक में सब लोग जनता जानती है। साफ तौर पर हमें ये कहना है कि बिहार में किसी भी तरह का स्वास्थ्य विभाग तैयार नहीं है ये बड़े आपातकाल से जूझने के लिए। ये सारी बातों के बाद एक अंतिम सवाल जरूरी हो जाता है। पिछली बार आपको याद होगा जिन परिस्थितियों में आपके नेताजी को जेल में लेकर गए थे लोग, एक तरह से ये कहा, इशारा किया गया था, सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आप फिर से उस तरह से जनता के बीच जाकर कोर्ट प्रोटोकॉल तोड़िएगा कोरोना की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे आपको। इसके लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। पिछली बार तो कहीं तो वो मैंने तोड़े ही नहीं थे, उनको तो जबरदस्ती जेल में ले गया था। ये लोग कहते पप्पू यादव भीड़ लेके चलते हैं, नहीं, मदद के नाम पर दवाइयां यहाँ वहां से उठाकर रख लेते हैं अपने पास। आखिर कितने आदमी को जान बचा होगा, वो आप करवा लीजिए। और पप्पू यादव जी के वजह से कितने आदमी का जान गया होगा, उसका भी आप करवा लीजिए जी। हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में कम से कम हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे पर डे जी। तो किन्हीं को ऑक्सीजन चाहिए, किन्हीं को दवाई चाहिए, किन्हीं को मदद चाहिए, किन्हीं को प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो लूट रहे थे 24 घंटा में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया बिल, वो भी कम करवाना था, उसको भी जाके देखना था। किसका वर्कर था जो रोड पर चल रहा था? जन अधिकार पार्टी का। तो एक एक वर्कर जो है अपने सर पर कफन बांध के जो कि चल रहा था। आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी अस्पताल से शमशान तक दौड़ने का काम कर रहे थे, सबको आंसू पोंछने का काम कर रहे थे। तो सरकार ने भी देखा कि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा नाम तो पप्पू यादव कमा रहे हैं भाई जी। किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो पप्पू यादव, दवाई चाहिए तो पप्पू यादव, खाना चाहिए तो पप्पू यादव, और हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो पप्पू यादव जी। तो भाई सिस्टम क्यों है? सिस्टम तो आपका कोलैप्स है, खत्म है। सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं था, क्योंकि एनएमसीएच की ही बात हम कर लें तो वहाँ वार्ड वाइज एक डेथ बॉडी को हटाने के लिए 10,000 रुपये ले रहा था जी। 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस का जो भाड़ा था वो 12,000-15,000 था। अब बताइए, तो उस स्थिति में तो सरकार का सिस्टम फेल था, पप्पू यादव जी का सिस्टम आगे था। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को दावने के लिए कि नाम इतना ज्यादा ना बढ़ जाए, इतना पॉपुलरिटी, मैंने कहीं ना कहीं इनके लोकप्रियता से सरकार घबरा गई। ये कौन, मतलब भाजपा, नीतीश जी, कौन घबराया था? बिहार सरकार, नीतीश जी, बिहार सरकार। नहीं, क्योंकि बिहार सरकार में सब है। इधर राजू जी चर्चा जब से आपके नेताजी बाहर आए हैं तब से ये चर्चा भी खूब हो रही है कि नीतीश जी को लेके बहुत मुखर नहीं है, बहुत नीतीश जी पे हमला नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहां आप कहीं भी अभी जो जितने भी
जितने भी जनप्रतिनिधि जो थे निर्वाचित, जी जिनकी हत्याएं हुई है, वहाँ वो गए हैं, उस सिस्टम पर आवाज उठाए हैं। जी कहीं भी गए सिस्टम पर आवाज उठाए हैं। तो क्या वो बिहार सरकार से अलग है? क्या वो माननीय नीतीश कुमार जी से अलग है? माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग है? ऐसा तो नहीं ना कि मतलब फिर जेल जाने से डर लग रहा हो, ऐसा कुछ? ऐसा वो पहला ऐसा आदमी, जो आदमी नक्सली इलाके में कोई नेता जाने की हिम्मत नहीं कर सकता हो, जी। और वो आदमी मुंगेर में मथुरा गांव में पहुंच के और जो मुखिया की हत्या हुई थी उनके परिजनों से भी मिल के आ जाए, और जिनको रोकने के लिए वहां के माननीय एसपी डीएम सभी ने फोन किया हो कि आप यहां नहीं आ सकते हैं, जान को खतरा है। जी पप्पू यादव बोले कि हमको जान का छोड़ दीजिए ना, हमको 100 बार मार भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वहां जाएंगे। ये तो 5 दिन 6 दिन पहले की घटना है, बिल्कुल। ये तो जग जाहिर है। तो वो व्यक्ति जो अपने मरने से भी नहीं डरता हो, वो जेल में जाने से क्या डरेगा? क्या बात कर रहे हैं? मध्यावधि चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी है ना आपकी? पार्टी, हमारी पार्टी इतना एक्टिव कोई पार्टी भी नहीं देखो, होगी। कॉन्फिडेंस आपको है कि सरकार गिर रही है? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मेरे पार्टी इतना एक्टिव पार्टी भी नहीं होगा। यहाँ शाम में, रात में 2 बजे तय होता है कि सुबह विधानसभा मार्च करना है, तो सुबह विधानसभा मार्च करना है। सुबह, रात में तय होता है कि सुबह फलाने जगह जाके धरना देना है या फिर कहीं कुछ करना है या जनता का आवाज उठाना है, तो वहां के लिए सब आदमी रेडी हो जाता है। तो तेजस्वी जी और रेचल जी से मुलाकात हुई कि नहीं आप लोगों की? कैसे? तेजस्वी जी रेचल जी को बधाई दिया कि नहीं आप लोगों ने? बधाई देते हैं। आपके नेताजी ने अभी तक बधाई नहीं दिया है उनको। तो नेताजी हैं, नेताजी का बात जाने भाई, दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, वो हम पर्सनली यहाँ कह रहे हैं। आप जब बात निकाले तो हम भी बधाई देते हैं। तेजस्वी जी बिहार फिर के आ रहे हैं, बिहार फिर प्रतिपक्ष वापस चले जा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका कुछ खास समझ में नहीं आ रही है, यही संभावनाएं देख रहे हैं आप लोग ना कि विपक्ष दुनिया कह चुप रही है है तो कि हम। विपक्ष में पप्पू यादव है। जी अब इससे आगे क्या बोले? दुनिया कह रही है कि बिहार में यदि विपक्ष देखना है तो पप्पू यादव को देखो, हर कोई कहता है। सीधी बात है, साल बदला है, हाल नहीं बदला है। बिहार वही है, बिहार में राजनीति करने वाले नेता वही हैं। और अगर पप्पू यादव की तरफ देखते हैं तो जो सेवादारी पिछले साल लगातार जारी रही है, सामने बैठे हुए हैं पप्पू यादव जी के सिपाही हैं, कह रहे हैं कि वैसे ही बादस्तूर चलता रहेगा। हाँ, उम्मीद यही है कि इस बार का कोरोना का प्रकोप उस तरह का न हो। बिहार की राजनीति के लगभग कई सवालों पर लगातार हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे कि पप्पू यादव जी का स्टैंड क्या है। हमने सारे सवाल इनसे पूछा, इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू, ये बातचीत अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप आके इनसे और जो सवाल अगर मेरे छूट गए हो तो पूछ सकते हैं। ये हर बार की तरह हाजिर रहेंगे वहाँ पे। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करें। नमस्कार समस्त बिहार वासियों समेत देशवासियों, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए, उन्नति लाए। यह वर्ष सफलताओं का वर्ष रहे और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका ये वर्ष पूरा मंगलमय बीते, अच्छे से बीते, पूरे परिवार खुशियों से भरा रहे, घर भरा रहे। पुनः एक बार प्रणाम, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी।